हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और कल हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहता है कि शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, कहता है कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। बी कहता है कि ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते। और 3 कहता है कि इन प्रश्नों की सहायता से किसी भी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। और डी वाला ऑप्शन कहता है कि इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास। तो निबंधात्मक प्रश्न का प्रयोग किया क्यों जाता है, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों के अंदर लेखन शैली का विकास को जांचना। ठीक है, इसके अंतर्गत बालकों में मौलिक सोच का विकास, उनके अंदर कल्पनाशीलता का विकास, तथ्यों, आंकड़ों एवं उपयुक्त तर्कों से अपने विचार को रखने की शैली, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तर पर समस्या को समझना। निबंधात्मक प्रश्न के माध्यम से बालकों का मूल्यांकन संभव हो जाता है। लेकिन इसकी एक कमी जो क्वेश्चन में पूछी है, इसकी एक कमी ये है कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, क्या होती है, कमी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। कहता है शैक्षिक स्थानों तक पहुँच, भाग लेने का अवसर, अधिकारों में समता या सामाजिक वर्तिकाग्रह। देखो, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पहले तो बता दूं ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामाजिक वर्तिकाग्रह। जिसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक वर्तिकाग्रह को हम बोलते हैं जैसे कि सामाजिक भेदभाव। क्या बोलते हैं, सामाजिक भेदभाव। देखो, सामाजिक वर्तिकाग्रह हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। क्यों, सामाजिक वर्तिकाग्रह मूलतः सामाजिक भेदभाव की क्या है, रीति है। सामाजिक वर्तिकाग्रह के अंतर्गत समाज के कुछ लोगों को समाज से क्या कर दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। यानी कि कहा जाता है कि अब आप समाज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है क्वेश्चन हमारा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जब भी असत्य बोले, नहीं बोले, आप लोग क्या कर लेंगे, सर्किल कर लेंगे। ठीक है, कहता है कि कौन सा नहीं है। कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। कहता है व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। तीसरा कहता है इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। चौथा कहता है कि इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। ठीक है, देखो, कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत के सतत एवं आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। ये ऑप्शन ठीक है। व्यापक संगठक के में विद्यार्थियों के विकास में शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल होता है। ये भी ठीक है। कहता है कि इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकी का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। यही वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं। कब, यदि क्या हो। कहता है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। हो सकता है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। ठीक, ये को यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया। देखो, कहता है कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान जाए, ऐसा नहीं। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान दे, मैंने बताया था शब्द व्याख्या आ जाए।
आप ऑप्शन काट दें। कहता है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। शिक्षक सामग्री का प्रयोग करना ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक यानी कि वो कह रहा है कि हर टाइम वही प्रयोग करते रहें और कुछ करें ही ना, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ये ठीक है, लेकिन इससे भी बेहतर ऑप्शन ये वाला है। देखो कहता है कि वास्तविक दुनिया से, बिल्कुल वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या कर सकें, अंतःक्रिया करें और उस शिक्षक उसे क्या बनाए, सुगम बनाए, यानी कि बच्चे के जीवन से, बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा ठीक है, लेकिन पहले से ठीक, पहला वाला ऑप्शन उससे भी ज़्यादा ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और 15 क्वेश्चन कहता है हमारा, कहता है कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, कहता है कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखो समालोचनात्मक सोच तभी होगी जब उसके खुला अंत वाला प्रश्न होगा। बंद अंत वाला होगा तो बच्चा सिर्फ सीमित हो जाएगा, उसका जवाब हाँ या ना में दे देगा, है ना। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके एक से अधिक हो, यानी कि बच्चा सोचने पे क्या हो जाए, मजबूर हो जाए, है ना, जिसमें कि खुला अंत वाला प्रश्न हो। जैसे कहता है कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका उत्तर एक ही होगा, कब किया गया था, तो वो डायरेक्ट एक बार में उत्तर दे देगा, बंद वाला है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, एक बार में जवाब दे देगा, बंद वाला प्रश्न है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम 5 हैं, एक बार में जवाब दे देगा, है ना, यानी कि बंद वाला है। यानी कि तीनों ऑप्शन कट गया तो क्या होगा, चौथा होगा। कहता है कि बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। अब इसमें क्या करेगा, बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो ऐसा होगा क्या, जैसे प्रश्न पूछकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस प्रयोग में क्रम में बच्चे अपनी बुद्धि एवं विवेक के द्वारा प्रश्न का समालोचनात्मक तरीके अर्थात उसके पक्ष एवं विपक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसका अध्ययन करते हैं। इसमें बच्चों के सामने कोई निश्चित तथ्य नहीं होता, जैसे मैंने बताया कोई निश्चित तथ्य नहीं होता है। इससे उनके ज्ञान भंडार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहता है कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है। कहता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है, ये अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, कहता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत या अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो हमारा किससे संबंधित है, पावलोव से संबंधित है। किससे संबंधित है, पावलोव से आपका संबंधित है। यानी कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। क्या कहता है, इसके अंतर्गत आता है, कहता है कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देने लगता है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को सब ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में आप तरीका क्या बेहतर होगा। ठीक है, ऑप्शन की ओर आते हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। भैया क्यों करेगा, है ना। कहता है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन ये वाला हो सकता है। भाई अभिभावकों को भरोसा तो करना चाहिए शिक्षक पर, या डायरेक्ट शिकायत कर देगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो टीचर क्यों पढ़ा रहे हैं भैया, है ना। टीचर का क्या काम है, अभिभावक पढ़ाएंगे तो घर पर ही पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर